हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है उसके लिए देखिए ज्ञान बिंदु का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025। और देखिए ये वॉल्यूम 1 है, इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो आज की सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 के लिए डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 से संबंधित इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 के लिए, उसके सेट नंबर 1 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं फ्रेंड्स तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए सब लोग बताइए कि निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यानी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अच्छा, कौटिल्य का अन्य नाम भी आपको याद रखना है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये दोनों ध्यान रखिएगा। और चाणक्य से आपको याद आ गया होगा कि चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है। अच्छा, मालविकाग्निमित्रम ध्यान रखिएगा, कालिदास की रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो ये वात्स्यायन की रचना है। और तिरुकुलर जो है ये तिरुवल्लुवर की रचना है। तो यहाँ से देखिए आपके 3-4 प्रश्न हो गए, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताते चलूँगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, और थोड़ा सा आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा आपको। देखिए, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? निम्न में से कौन सा अभिलेख जो है विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपका दसपुर अभिलेख है। दसपुर अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो दसपुर अभिलेख है यही जो है ये विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाने जाने वाला अभिलेख है। अच्छा, सोहगौरा अभिलेख जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर देखिए सुपिया अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिला में पड़ता है। और एरण अभिलेख जो है ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में। ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको देखिए बिहार दरोगा में 2008 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैंने उनको आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब अलग अलग वीडियो में कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है कि किसकी विद्वता से प्रभावित होकर के ख्वारिज्म के मामूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया? किसकी विद्वता से प्रभावित होकर के ख्वारिज्म के मामूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया? तो ये राइट आंसर अल-बरूनी हो जाएगा। देखिए अल-बरूनी आपको याद होगा पहले ये ख्वारिज्म के शासक का मंत्री था, लेकिन बाद में जब महमूद गजनी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया तो वह अल-बरूनी को गजनी ले आया और अपने राज्य का ज्योतिष बना दिया था। और इसी के साथ जो है आपको याद होगा गजनबी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया है? 2 समुद्रों का अधिपति। तो देखिए 2 समुद्रों का अधिपति जो कहा गया है ये किसको कहा गया है? तो फ्रेंड्स हरिहर प्रथम को कहा गया है 2 समुद्रों का अधिपति। ठीक है ना। अच्छा, बुक्का प्रथम है, बुक्का प्रथम, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसको बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया है, 3 समुद्रों का स्वामी।
तो साथ साथ इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। अब देखिए प्रच्छन्न बौद्ध या फिर क्रिप्टो बौद्ध, प्रच्छन्न बौद्ध पूछे अर्थात क्रिप्टो बौद्ध, तो आप क्रिप्टो बौद्ध भी याद रखिएगा। क्रिप्टो बौद्ध या प्रच्छन्न बौद्ध पूछेगा, दोनों ध्यान रखिएगा। किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये शंकर को कहा जाता है, ठीक है ना, शंकर को कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि रैयत बाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, यहाँ से आंसर चुनना है। अच्छा यहाँ पर देखिए रैयत बाड़ी बंदोबस्त के बारे में आपको याद होगा, रैयत बाड़ी बंदोबस्त को 1820 में सर थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। और देखिए किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त में सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी, बिल्कुल सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपका तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए उस आंदोलन का जो नाम था उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन, ध्यान रखिएगा, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता, तो फ्रेंड्स इनका नाम है जदोनांग। और देखिए जदोनांग के बारे में आपको याद भी होगा, जदोनांग जो है ये मणिपुर के नागा आध्यात्मिक नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हेराका आंदोलन की शुरुआत किया था, जिन्होंने हेराका आंदोलन का शुरुआत किया था। और इनकी मृत्यु को उपरांत इनकी शिष्या थी रानी गिडालू, इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई, बताइए। तो देखिए लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी जो हुई थी ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हुई थी। आपको याद होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को। अपडेट सहित याद रखना है आपको, 23 मार्च 1931 को। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिएगा कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। अच्छा एक बार पूछा गया था, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, लुई 16वां हो जाएगा। और एक बार पूछा गया था बिहार दरोगा में ही कि लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित है। तो देखिए लुई 16वां जो था ना ये किस राजवंश का था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बोरबॉर्न राजवंश का था, ये बोरबॉर्न राजवंश का था, बोरबॉर्न राजवंश का लुई 16वां। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी। खूनी रविवार की घटना बताइए। तो फ्रेंड्स ये हुई थी आपका 22 जनवरी 1905 को, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए लघु अंडमान एवं कार निकोबार को विभाजित करता है। देखिए लघु अंडमान और कार निकोबार को कौन विभाजित करता है, तो फ्रेंड्स ये 10 डिग्री चैनल करता है, ठीक है ना। अच्छा 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है ये आपका मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप जो समूह है उससे अलग करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्र तट सबसे लंबा है। अब निम्नलिखित में से पूछा गया, वैसे तो आपको पता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग यहाँ पर आंध्र प्रदेश लगाएंगे, लेकिन जी नहीं, इसका आंसर तमिलनाडु होगा। और क्यों होगा, तो देखिए जो नया आंकड़ा दिया गया है, जैसे कि भारत का जो समुद्री तट रेखा है उसमें परिवर्तन हुआ है, अब ये बड़ा हो गया है, मतलब ज़्यादा हो गया है। और ये तट रेखा की लंबाई अब हो गया है कितना, तो 11,000, यहाँ मैं लिख देता हूँ 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा तो आपका गुजरात का है ही है, अब दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आ गया है, आंध्र प्रदेश पीछे हो गया, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आ गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन सी है। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाला संरचना, तो ये संरचना है आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है ना, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक सभी लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। पूरा मैं ये 15 सेट करवाऊंगा आप, ठीक है। आपको जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है। अच्छा जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपका खादर और एक होती है बांगर। नए वाली जो जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर बोला जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है।
और जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, ये चीज़ आप जानते भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक किया जाता है? अच्छा, सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो होता है ये कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट पर होता है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। और भारत में जो है आपको याद रखना है किस प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो रोबास्टा का, ठीक है। चलिए, भारत में रोबास्टा, अरेबिका, इन सब कॉफ़ी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहरदगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है और ये झारखंड में पड़ता है लोहरदगा, ठीक है। देखिए, कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? कोचिन शिपयार्ड का निर्माण, तो इसका जो है निर्माण 1972 में हुआ था, 1972 में, और ये जापान के सहयोग से हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम धार्मिक वर्ग का, तो ये हिंदू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान करना है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी कि गलत इसमें से कौन सा है? देखिए, मेसेटा का पठार स्पेन, चियापास का पठार ये मैक्सिको, यहाँ पर देखिए यूकान का पठार जो है ये चाइना नहीं होगा, ठीक है। यूकान का पठार जो हो जाएगा ये आपका अलास्का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया, ये सही है। चलिए, देखिए, निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? पवन के द्वारा, हवा के द्वारा। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं स्थलाकृति नहीं है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें मेहराब हो जाएगा, ठीक है ना। मेहराब नहीं है, मेहराब जो है ये सागरीय जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? कुमारी, ठीक है ना, बताइए। तो ये कुमारी नामक जो आपका स्थानांतरणशील कृषि है इसका संबंध पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट, ध्यान रखना आपको, पश्चिमी घाट से है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, तो देखिए इसमें से अगर बात करते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ओआसियो, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। यहाँ पर देखिए लेब्राडोर, लेब्राडोर जो है ना ये आपका अटलांटिक महासागर का है, तो ये गलत हो जाएगा। कनारी जो है, कनारी, ये अटलांटिक महासागर का ये भी है, ठंडी जलधारा है। उसके बाद देखिए क्यूरोसियो जो है, क्यूरोसियो ये प्रशांत महासागर की तो है, बट ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। आपसे ठंडी जलधारा पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? देखिए, जहां एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी ना, मैं स्वयं आपको बताऊंगा। अब इसमें क्या बताना है, आपको पता है कि मूल अधिकार 6 हैं, फंडामेंटल राइट्स। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। किस भाग में है? तो भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो ऑब्वियसली सरकार का प्रमुख जो होगा ये प्रधानमंत्री होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया? प्राक्कलन समिति। अच्छा, प्राक्कलन समिति के बारे में आपको पता होगा फ्रेंड्स, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में हुआ था जॉन मथाई की सिफारिश पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन मथाई वित्त मंत्री थे, ध्यान रखना आपको, ठीक है। जो भारत का स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था स्वतंत्र भारत का, उसमें ये वित्त मंत्री थे। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? अच्छा प्रश्न है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो हुई थी ना NCBC की, जिसको कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। और देखिए 2018 में, अगस्त 2018 में जो है 102वां, देखिए 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338B को जो है जोड़ा गया है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे?
तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। जॉन मथाई जो थे ये वित्त मंत्री थे, अभी मैंने आपको बताया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये उद्योग आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और इसमें आपके पीवी नरसिम्हा राव नहीं थे। क्लियर। बाकी देखिए आपका गोपालास्वामी अयंगर थे, एन माधवराव थे और के मुंशी तो थे ही थे, यह नाम आपको याद होगा। पीवी नरसिम्हा राव इसमें नहीं थे। टोटल इसमें 7 सदस्य थे। देखिए यहाँ पर मिलान करना है। देखिए इस तरह का प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा। अनुच्छेद 44 आपको याद होगा समान नागरिक संहिता हो जाएगा। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, और अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार। ये सब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, आपको याद होगा। तो ये क्रम से हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि प्रथम लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन थे। ध्यान से, उपाध्यक्ष पूछा गया, अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष पूछता है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, तब जीबी मावलंकर थे। बट यहाँ पर उपाध्यक्ष पूछा गया है तो ये अनंत सैनम आयंगर थे, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिएगा एक टीवी की कीमत, अब ये मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। आप लोग प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से आप इन सबको बना लीजिएगा। मैं करेक्ट आंसर आपको बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा बताइए, 25% हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 34 का, तो 34 का आपका यहाँ पर 29 हो जाएगा। 35 का देखिए तो फ्रेंड्स आपका 240 मीटर हो जाएगा। उसके बाद 36 का देखिए, 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 1000 रुपया हो जाएगा। 37 का देख लीजिए, 37 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, 5:4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 38, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 39 का, तो 39 का करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है। मुद्रास्फीति से तो सर्वाधिक लाभ आपको पता है लेनदार जो होता है, ऋणी होता है, वो पाता है। देखिए किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था, ऋणात्मक विकास किया था, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसका कार्यकाल क्या था तीसरी पंचवर्षीय योजना का, 1961 से 1966 तक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजा चलैया समिति का संबंध किससे है। राजा चलैया समिति, तो देखिए ये गठित हुआ था ये समिति 1991 में, 1991 में इस समिति का गठन किया गया था, और ये कर सुधार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, कर सुधार से। ठीक है ना, गठन याद रखिएगा 1991 में। देखिए निम्न में से देखिए प्लास्टिक मनी का उदाहरण कौन सा है, तो डेबिट कार्ड को भी कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को भी कहा जाता है, तो यहाँ ये भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से देखिए किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। कौन सा इसमें से बेरोजगारी है, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो है याद रखिएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। बताइए ये कौन सा आपका इसमें से वक्र है जो बेरोजगारी के दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है, तो ये फिलिप्स वक्र है। ठीक है, फिलिप्स वक्र यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन सा संस्थान निर्धारित करता है, तो बताइए रेपो रेट को, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट को, तो ये आपका करता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिलान करना है, एक तरफ भौतिक राशियां हैं, दूसरी तरफ उनका यूनिट दिया गया है। तो देखिए आयतन का यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका आयतन का यूनिट जो होता है ये आपका हो जाएगा घन मीटर। ठीक है, उसके बाद कोणीय संवेग का हो जाएगा आपका किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड, और सायनता की बात करते हैं तो ये न्यूटन प्रति सेकंड, न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, और प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, फिर देखिए 3, 2 और 1 राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिएगा जेनर डायोड, ये जेनर डायोड है, यहाँ डायोड बना लीजिएगा। इसका उपयोग किस रूप से किया जाता है रूप में, तो देखिए जेनर डायोड का प्रयोग जो है ना
ये किया जाता है वोल्टता नियंत्रक के रूप में, ठीक है ना, वोल्टता नियंत्रक के रूप में। उसके बाद देखिए ऐसे परिपथ जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ पर किस सेल का प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर जो है लेखलांसे सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेखलांसे सेल का। उसके बाद देखिए त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि कारण क्या हो जाएगा इसका? तो क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलिए उसके बाद देखिए बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो ऑब्वियसली नाइक्रोम आपको याद होगा बिजली के हीटर में प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देता है, देखिएगा रंगीन दिखाई देने लगता है। वो तेल की पतली परत से में आप देखिएगा तो एक रंगीन परत दिखाई देता है, वो होता है आपका व्यतिकरण के कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से यहाँ पर दो कथन दिया गया है। यहाँ पर देखा विकथन एक है और कारण उसका दिया गया। पूछा जा रहा है कि इन कथनों को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है, ऐसा नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। वाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया, ये आपका स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा वियोजन यानी कि निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो इसमें से आपका हो जाएगा ZnCO3 और इधर हो जाएगा आपका ZnO प्लस CO2। ये आपका निस्तापन अभिक्रिया को डिनोट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। चलिए मिलान करना है। यहाँ पर देखिए पदार्थ है और उसका रासायनिक सूत्र दिया गया है और यहाँ से आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए हेमेटाइट का सूत्र क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा Fe2O3। मैग्नेटाइट का क्या हो जाएगा? Fe3O4। कैल्सराइट का क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा CaCO3 और आपका सिडेराइट का हो जाएगा FeCO3। तो ये मिला लीजिएगा, इसका 2 4 1 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद है? पौधों से भी और जंतु से भी, तो यानी कि लैक्टिक अम्ल है, दूध वगैरह में आपको पता है लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद चलिए देखिएगा कि विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? किसका प्रयोग नहीं किया जाता है विलयन के कणों को अलग करने के लिए? तो ये छानना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन, इन सब का प्रयोग किया जाता है विलयन के कणों को अलग करने के लिए। उसके बाद देखिएगा कि देखिए डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? बताइए किस उत्प्रेरक का? तो ये आपका क्यूप्रिक क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में ये विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। देखिए पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो जो आपके फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पीय पौधे हैं, उनका जो अध्ययन होता है ये आपका फेनोरेगेम्स में होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं में से किसके अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? देखिए आपने पढ़ा होगा कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो कोशिका भित्ति आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर देखिएगा सेंट्रियोल भी ध्यान रखिएगा, तारक केंद्र, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है? तो देखिए आम आपका अष्टफल, ये आपका सही, देखिए गलत में बताता ना सूरजमुखी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समय न वेस्ट करते हुए मैंने यहाँ पर बता दिया, बाकी आप पढ़ सकते हैं। चलो देखिए अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स ये वातक तंत्र से करते हैं। उसके बाद देखिए विटामिन होता है, तो विटामिन क्या हो जाएगा? विटामिन आपका हो जाएगा आवश्यक जो है कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर आपका पदार्थ है और उसका उपयोग में मिलान करके राइट आंसर यहाँ से चुनना है। तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कहाँ पर होगा? तो यह आपका हो जाएगा कृत्रिम हीरा में। कार्बन तंतु का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो कार्बन तंतु का प्रयोग हो जाएगा आपका वायुयान में। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आपका प्रकाश संश्लेषण में, और डाइफ्लोरोमीथेन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर 3 4 1 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है?
तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो नाखून बाल होते हैं ना, ये सब प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा इसमें से खुर, उसके बाद केस बाल, उसके बाद लूता रेशम, यहाँ पर कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रोटीन ये नहीं है। यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, तुमने मेरा दिल जीत लिया, तो यू वन माई हार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस में। करें कि somebody हैज स्टोलन हिज पर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हिज पर्स हैज़ बीन स्टोलन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि चेंज ये आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है स्पीच में। रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म, तो क्या हो जाएगा रमेश सेड डैट ही लाइक दैट फिल्म, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क वर्ण किसके योग से बना हुआ है, तो क बना हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो आपका ये हो जाएगा। क हलंत लगा हुआ है और इस तरह से स, इसी से बना हुआ है। उसके बाद देखिए जगदीश पूछ रहा है किस प्रकार का संधि है, तो आपने पढ़ा होगा जगत, यहाँ हलंत रहेगा, जगत जोड़ आपका इस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा जगत जोड़ इस, तो ये आपका जगदीश हो जाएगा, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी, अच्छा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। और यहाँ पर पूछा है कौन सी भारतीय महिला है जो ओलंपिक खेल में पहली बार भाग लिया था, तो ये मैरी लीला राव हैं। इन्होंने जो है 1956 में जो मेलबोर्न में ओलंपिक हुआ था उसमें 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में हिस्सा लिया था, ठीक है। देखिए एयरोफ्लोट एयरलाइंस जो है ये विमान सेवा किस देश की है, तो ये रसिया की है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है, तो इसका प्रकाशन स्थल जो है ये आपका चेन्नई है। दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये कमला नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो क्या बताइएगा बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये कितना है फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये जरूर आप याद रखिएगा उत्तरी अक्षांश। चलिए देखिएगा कि बिहार में अंग्रेजों को अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी। यहाँ पर देखिए वास्तविक सफलता पूछ रहा है, तो वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी अंग्रेजों को, ठीक है ना। और डचों ने जो है अपना प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित किया था, तो 1632 में, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख भी सकते हैं। उसके बाद देखिए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना बताइए, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है बताइए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस जो है प्राप्त की है, तो ये कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया, तो ये फ्लिपकार्ट है। देखिए हाल ही में चर्चा में रही एविलिस्ट किस चीज़ की गणना से संबंधित है, तो ये एविलिस्ट जो है ये पक्षी की गणना से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत के गिफ्ट सिटी में अपना शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी जो है क्यूएनबी बैंक है, ये किस देश की है। अच्छा ये भी ध्यान रखना भारत की गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है, क्यूएनबी है, किस देश की है, तो कतर की है, ठीक है। कतर की राजधानी कहाँ पर है, दोहा है, ध्यान रखिएगा ये भी। देखिए हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, ठीक है ना, आईआरईएल को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है, तो ये जापान हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के आधिकारिक यात्रा के दौरान जो है साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार दिया है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, किस राज्य का बताइए, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का। और ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है साइप्रस का जो सर्वोच्च अवार्ड है
क्या नाम है इसका, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड, ठीक है ना, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड, इस तरह से थर्ड लिखा रहेगा। ये कहाँ का है, तो साइप्रस का है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार के द्वारा, ठीक है। चलिए, हाल ही में देखिए, रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा, ये पुस्तक है, इसका विमोचन किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो इसका जो है विमोचन रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा, यह भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा। उसके बाद देखिए, 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है, तो पहला चरण इसका लद्दाख में आयोजित किया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम उप विजेता रही थी, विजेता नहीं, विजेता तो कर्नाटक रही थी, उप विजेता यहाँ पर विदर्भ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में देखिए, निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे, तो इनका नाम क्या है, सत्येंद्र दास, आचार्य सत्येंद्र दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स ये आलोक जोशी को किया गया है। देखिए, हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है, कृत्रिम चट्टान परियोजना बताइए, तो इसका शुभारंभ मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। हाल ही में देखिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई है, यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा, तो प्रतिवर्ष ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली दुनिया के पहले फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली पहली बच्ची का नाम क्या है, बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस बच्ची का नाम जो है ये आदवी नाम है, क्या नाम है, आदवी। उसके बाद देखिए, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी किया हुआ है, तो ये इसकी पहली रिपोर्ट है ना, इसीलिए पूछा हुआ है। चलिए, उसके बाद देखिए, हाल ही में देखिए, पुरी जो कि उड़ीसा में है, उसके भव्य मंदिर में से प्रेरित होकर के देखिए, निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में किया गया है, वेस्ट बंगाल में। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे हारा सोना नाम किसका है, तो ये बांस की है, हरा सोना नाम की किस्म है ये बांस की, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, हाल ही में देखिए, बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता है, इस खिलाड़ी का नाम क्या है, तो इनका नाम है खुशी यादव। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर बताइए। हाल ही में देखिए, बिहार सरकार के द्वारा 35% आरक्षण जो है महिला आरक्षण दिया गया है, उसको केवल बिहार के मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार आदिवासी नीति जो है अधिवास नीति लागू किया है, तो 8 जुलाई 2025 से। अपना स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का नाम है सक्सेस केंद्रा क्विज, वहाँ पर जुड़ जाइए।